गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो खबरों का सफर 1 घंटे का हर रोज की तरह फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें हम दोनों रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी वो खबरें जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो इन्फॉर्मेशन से भरपूर हमारा ये बुलेटिन है, आपको पता भी है। इसलिए देश दुनिया में, राज्य में कहाँ पर क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, कितनी तबाही बारिश की वजह से अलग अलग राज्य में मच रही है और साथ ही कहां पर हादसे हुए हैं और सावधान और सतर्क कर देने वाली खबरें भी हमारे इस बुलेटिन में होगी। और देखिए, शुरुआत हम बुलेटिन की महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर मिल रही है उससे करते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर यात्रियों से भरी बस में अचानक से आग लग गई और इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से समृद्धि एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा करके बस पलट गई और उसके बाद आग लगी। 25 यात्रियों की मौके पर जलकर मौत हो गई। हादसे के वक्त बताया जा रहा है बस में 35 लोग सवार थे। पलटने के बाद बस में आग लग गई। नागपुर से पुणे जा रही थी ये बस, जो हादसे का शिकार हो गई। तो बुल्ढाना में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई है और 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती करवाए गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा कर ये बस पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। तो ये बड़ी खबर आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बस पलटने के बाद बस में भीषण आग लगी। हादसे के वक्त 35 लोग सवार थे। नागपुर से पुणे ये बस जा रही थी, लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है मौत की, 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि वहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन 25 ऐसे लोग थे जिन्हें निकाल नहीं पाए वक्त रहते और इस हादसे में उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आग इतनी तेजी के साथ बस में फैली कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कोई बस से निकल पाने में कामयाब नहीं हो पाया और देखिए कैसे 25 लोग वहीं बस के अंदर ही जलकर उनकी मौत हो गई। बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें। और ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। एक तरफ देखिए जरा बस में जो आग लगी हुई है, 25 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको इस दर्दनाक सड़क हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें डिवाइडर से टकराने के बाद ये बस पलट गई और 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो दिल दहलाने वाला ये जो हादसा है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस जो कि नागपुर से पुणे जा रही थी, वो हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह जो बस की रफ्तार थी वो बनी। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां डिवाइडर से पहले ये बस टकराई और उसके बाद पलट गई। इस बस में पलटने के साथ ही आग लग गई। 35 लोग कुल सवार थे, 25 लोगों की मौत हो गई है। और ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, कितनी दुखद ये घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सामने आ रही है, जहाँ पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बस पूरी की पूरी जल चुकी है। पूरी तरह से ये बस में आग लग चुकी है और किसी को वक्त रहते मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल करके अपनी जान बचा सके। ऐसे में वहाँ पर सिचुएशन, माहौल किस तरीके से बन गया होगा कि लोग बाहर नहीं निकल पाए और 25 ऐसे लोग थे जिन्हें आग में झुलस करके उनकी मौत हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि देश में कई राज्यों में हालात ऐसे हैं कि लगातार तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र से लेकर के हरिद्वार हर तरफ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि घंटों तक ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर चुका है, आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अभी फिलहाल हालात क्या है, फुल डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ और बारिश का ऑल इंडिया अटैक जारी है। हर तरफ मूसलाधार मुसीबत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए कैसे हरिद्वार में सड़कों पर पानी भरा है, अंडरपास जलमग्न है, गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, लेकिन बरसात के आगे सब बेबस हैं। महाराष्ट्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कैसे तेज बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई। भिवंडी में भी कई फीट पानी भरने के बाद गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। मॉनसून का असर मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में दिखाई दिया। छतरपुर से भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सरकारी दफ्तर में पानी भर गया है। ऐसे में कर्मचारियों के आने जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है। पटना में भी तेज बारिश हो रही है। 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। अभी भी बरसात रुकी नहीं है। बिहार के कई जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मेट्रो सिटीज में भी लगातार हो रही बारिश का असर
देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर हो या माया नगरी मुंबई, हर जगह पानी का प्रहार साफ नजर आ रहा है और इसका सीधा असर लोगों पर पड़ा है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी है। नदी हो, नाले हो, हर कोई यहाँ पर तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। गुजरात में भी हालात ऐसे बने हुए हैं। गुजरात के कई इलाकों से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आई है और अहमदाबाद से जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट आप। मॉनसून का अटैक इतना जोरदार है कि गुजरात में हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। कच्छ हो या जामनगर, शहर शहर बारिश का कहर जारी है। अब आप अहमदाबाद से आई ये तस्वीरें देखिए। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। लोगों के चेहरों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे तेज बारिश के बाद अहमदाबाद में हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया। गाड़ियां घंटों पानी के बीच फंसी रहीं। जल भराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कों पर निकलने से पहले लोग कई बार सोच रहे हैं। एक शख्स ने अपनी घर की छत से वीडियो रिकॉर्ड किया। देखिए कैसे तेज बहाव में स्कूटी नहीं चल पाई तो शख्स गाड़ी को धक्का देकर ले जाता दिखाई दिया। हालांकि ये बारिश कुछ लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है, तो वहीं कई लोग और छोटे बच्चे पानी में खेलते भी दिखाई दिए। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, कच्छ से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां मूसलाधार बरसात के बीच एक शख्स एंजॉय करता नजर आया। टेबल टॉप को नाव बनाकर ये शख्स तेज बहाव के बीच मस्ती भरे मूड में नजर आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और नदी नाले उफान है, जिसकी वजह से जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और रिहायशी इलाकों तक पानी। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत दीपिका ये होती है कि जानवरों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सीमा कहाँ तक है और वो पानी को हर तरफ देखते हैं तो वो रिहायशी इलाकों में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। और वडोदरा से एक तस्वीर सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि गुजरात के अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है तो वडोदरा में भी हो रही है। और जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर कौन सा जीव पाया गया वो आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मगरमच्छ सड़क पर टहलता नजर आया। भाईली गांव में मगरमच्छ को टहलता देख लोग दहशत में आ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। 9 फीट के मगरमच्छ को काबू में लाना इतना आसान नहीं था। ऐसे में पूरी प्लानिंग की गई। वन विभाग की टीम ने कई घंटों की कोशिशों के बाद रस्सी के सहारे मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ लगातार रस्सी के कब्जे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार क्रोकोडाइल को पिंजरे में बंद कर उसका रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मॉनसून सीजन में विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने पर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। ऐसे में इस खतरनाक मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राज में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। चुन चुन कर जितने भी अवैध निर्माण हैं उसे बुलडोजर के जरिए गिराए जा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी सुनने को मिलती है। आपको दिखाते हैं तस्वीर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां देखते ही देखते अवैध कब्जा कैसे खंडहर में तब्दील हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए आप। हवा में उड़ती धूल और खंडहर की ये तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की हैं। कल तक यहां अवैध कब्जा था, लेकिन अब बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। सोनभद्र में अवैध कब्जों पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। एनटीपीसी परियोजना से जुड़ी जमीन पर तकरीबन 143 अवैध निर्माण किए गए थे, जिनको लेकर प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जब लोगों ने खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन को सख्त एक्शन लेना पड़ा। बुलडोजर इलाके में पहुंचा और देखते ही देखते पूरे इलाके को खंडहर बना दिया। एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर 21 जगहों पर अवैध निर्माण किए गए थे, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन के एक्शन से 150 घरों को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही ताकि बुलडोजर एक्शन में किसी तरह की कोई रुकावट सामने न आ सके। तो ये तो आपने उत्तर प्रदेश की सोनभद्र की तस्वीरें देखी। चलिए अब आपको एक और शहर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पहले नोटिस दिया गया था लेकिन लोगों ने अपने अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं।
फिर क्या था, पहुंच गया बाबा का बुलडोजर और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। तो कहां हुई बुलडोजर की कार्रवाई और कितनी जमीन को गिराया गया, कितनी जमीन को खाली करवाया गया, और जब ये एक्शन हुआ तब वहां पर क्या हालात बने, वो आपको दिखाते हैं। यूपी में बाबा के बुलडोजर की दहाड़ जारी है। हर अवैध निर्माण को लेकर पहले नोटिस दिया जा रहा है और फिर पीला पंजा ऐसी अवैध इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दे रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूपी के मैनपुरी में पुलिस अमले की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सड़क चौड़ी करनी है, लिहाजा नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई हर इमारत को जमींदोज कर दिया जा रहा है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि कोई कार्रवाई में बाधा पैदा न कर सके। प्रशासन इस मार्ग पर मैनपुरी के लिए बाईपास बनाने जा रहा है, लिहाजा मैनपुरी सिरसागंज के इस मार्ग को चौड़ा किया जाना है जिससे आम लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके। इससे पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन को पीले पंजे को उतारना पड़ा और फिर जो हुआ उसे तस्वीरें बयां कर रही हैं। अवैध रूप से बने करीब 1 दर्जन घरों पर बुलडोजर गरजा और अवैध कब्जे को खंडहर और मलबे में तब्दील कर दिया। दुनिया के बाद अब आपको बताते उत्तर प्रदेश के झांसी की खबर, जहां पर एक बाहुबली और दबंग के करीबी की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। ऐसा बड़ा एक्शन पहले भी देखने को मिला था। आखिर कौन है ये बाहुबली नेता और उसके किस रिश्तेदार पर यह एक्शन लिया गया है और ऐसा क्यों किया गया, कब किया गया, ये सब कुछ इस शॉर्ट रिपोर्ट में देखिए। यूपी में माफिया और अपराधियों पर योगी प्रशासन कहर बनकर टूट रहा है। ताजा मामला झांसी का है, जहां गरोठा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के रिश्तेदार अनिल यादव पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अनिल यादव की संपत्ति कुर्की को लेकर बाकायदा एक बोर्ड लगवा दिया। अनिल यादव की 5 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। अनिल यादव उर्फ मामा की संपत्ति, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ 27 लाख रुपए है, उसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करके, जिसमें बोर्ड लगाकर मुनादी कराई गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग की टीम और सीपरी बाजार के अलावा शहर कोतवाली पुलिस लहर गिर्द खोडन इलाके में पहुंची और बाकायदा यहां कुर्की का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर अनिल यादव उर्फ मम्मा की 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कुर्क करने का आदेश लिखा हुआ था। अनिल यादव की अब तक कुल 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तहसीलदार और एसपी सिटी के मुताबिक ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर थे। वहां पर वो अतीक अहमद माफिया की जितनी भी अवैध जमीन थी, वहां पर गरीबों के लिए आशियाना बनाकर, घर बनाकर, उन लोगों को जिनको जरूरत थी वाकई में घर की, उन्हें चाबी सौंपी और उसके बाद लोगों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। लेकिन इस बीच किसी के चेहरे की खुशी उड़ी हुई है, वो है माफिया मुख्तार अंसारी, क्योंकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी ये डर सता रहा है कि कहीं उसका साम्राज्य भी खत्म ना हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की तरह माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी गरीबों को दे दिया जाएगा? प्रयागराज में माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों को फिर से बसाकर सीएम योगी ने जिस लकीर को खींचा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। माफियाओं की जमीन पर इमारत बनाने की बात तो दूर, सरकारों ने उसे जब्त करने की कोशिश भी नहीं की थी, मगर योगी ने यूपी को माफिया मुक्त बनाने के साथ साथ उनके नामो निशान को भी मिटाने का संकल्प लिया है। और यही वजह है कि उनके इस ऐलान से अतीक अहमद एंड फैमिली के बाद मुख्तार को जोरदार करंट मिला है। जेल में बैठा मुख्तार अंसारी ये सोचकर परेशान है कि उसकी 586 करोड़ की जिस संपत्ति को जब्त किया जा चुका है, क्या उस पर भी इसी तरह गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे? क्योंकि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और वाराणसी में अब भी ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी है जो मुख्तार ने दबंगई के चलते हासिल की थी। सिर्फ अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ही नहीं, यूपी के जितने भी माफिया जेल में बंद हैं या फिर बाहर हैं, उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर भी ऐसा ही प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। मेरठ के नामी गैंगस्टर यशपाल की 153 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। बहराइच के 1 लाख के इनामी भूमाफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। प्रयागराज के माफिया दिलीप मिश्रा की
32 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। फर्रुखाबाद के अनुपम दुबे की कुल 19 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। पश्चिमी यूपी के खतरनाक माफिया सुनील राठी की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले योगी सरकार ने जिस तरह गरीबों को आशियाने दिलाए और आगे की तैयारी कर रखी है, उससे न सिर्फ माफिया बल्कि विपक्ष भी परेशान हैं। जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अन्य कई राज्य सरकारें भी अब इससे प्रेरणा लेंगी, पहल करके ऐसे ही इस मार्ग पर चलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो राह दिखाने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के अवैध कब्जे पर एक्शन हो रहा है, तो हरियाणा से भी एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कुरुक्षेत्र की बात करें तो दिन दहाड़े वहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। किसकी कार पर ये फायरिंग हुई है और जब फायरिंग हुई तो वहां पर क्या हुआ, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक कार पर अटैक कर दिया। ऑडी में जा रहे शख्स पर लगातार फायरिंग की गई। बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। वो तो गनीमत रही कि ऑडी सवार शख्स को कुछ नहीं हुआ। पूरा मामला वीआईपी रोड के सुंदरपुर फ्लाईओवर का है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि बाइक सवार अभी भी फरार हैं। हमलावर कौन थे, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी सवार जा रहे थे, कोई किरमिच गांव के थे, 2 और अपनी फैमिली के साथ थे, तो उन पर 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोलियां चलाई हैं, कई राउंड फायर किए हैं। जो सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची है, अब यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। जो जैसी कार्रवाई है वो करेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कुरुक्षेत्र की खबर हमने आपको बताई। अब आपको गुजरात की खबर दिखाते हैं, जहां पर स्कूल में नमाज पढ़ने पर बवाल हो गया है और इसके बाद स्कूल की तरफ से सफाई क्या दी गई, साथ ही इस पर एक्शन क्या हुआ है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए आप। कच्छ के मुंद्रा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। वीडियो में कुछ बच्चे नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि बच्चे हिंदू धर्म के हैं और उनसे ईद के दिन नमाज पढ़ाई गई है। इस मामले को लेकर मुंद्रा का पॉल स्कूल विवादों में घिर गया है। स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल ने इस मामले पर माफी मांगी है। 28 जून को वेडनेसडे को हमने एक ईद रिलेटेड एक्टिविटी कराई थी। उसमें कुछ पेरेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की भावना को ठेस पहुंची है। हमने एक फेस्टिवल के तौर पे ही उसे लिया था। फिर भी अगर किसी को भी इससे तकलीफ हुई है, उनकी भावनाओं को हर्ट हुआ है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। जांच में पाया गया कि स्कूल में छात्रों के परिवार की इजाजत के बिना नमाज पढ़ाई गई है। डीओ के आदेश पर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। विरोध के चलते स्कूल में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और देखिए, शहर शहर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कड़े एक्शन के बावजूद ऐसे मामलों पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसा ही एक मामला, सनसनीखेज मामला आया है सामने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर पीड़ित लड़की ने दूसरे धर्म के युवक पर रेप का आरोप लगाया। आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं वो आरोपी है और इस पर आरोप लगा है धोखा देने का, भरोसा जीतकर विश्वासघात करने का, हिंदू लड़की का रेप करने का। मामला सिर्फ रेप का ही नहीं है। आरोपों के मुताबिक शादी के लिए जो शर्त रखी है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक ये मामला लव जिहाद का हो गया है। मेरे नज़दीक आया और बोला कि प्यार करता हूँ, शादी उदी करूँगा, शादी का झांसा दिया और मेरे साथ गलत संबंध बनाया जबरदस्ती। ये लड़की बिलासपुर में पढ़ाई के साथ नौकरी करती है। इसी दौरान उसकी जान पहचान आकिब जावेद नाम के इस शख्स से हुई। पीड़िता का आरोप है कि जान पहचान के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवती पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाया। घर पर निमंत्रण कर लो, मुस्लिम बन जाओ तो मैं तुमसे करूँगा, और उसके बदले में उसने मेरे साथ मेरा गलत शोषण करता गया हमेशा और शादी का इनकार करता गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ
आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की ने इंसाफ की गुहार लगाई है और भोली भाली लड़कियों को फंसाने वाले आकिब जावेद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो खबरों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मध्य प्रदेश पर लगे हुए आज फिर वो मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री होंगे और वहां पर क्या कुछ लोगों के लिए तोहफे देंगे वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले शहडोल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 12:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से जबलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम। दोपहर 2:15 पर पीएम जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2:20 पर लालपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:15 पर पीएम शहडोल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:30 बजे शहडोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो राष्ट्रीय निकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा आम बजट 2023 में की गई थी। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और जनजातीय समुदाय, स्वयं सहायता समूहों, पेशा समितियों के नेताओं और ग्राम फुटबॉल क्लब कप्तानों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3,57,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा पीएम 16वीं सदी की गोंडवाना की साहसी रानी दुर्गावती के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे। इस साल मध्य प्रदेश का पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी को 27 जून को शहडोल आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते दौरा रद्द हो गया था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी की चर्चा देश में काफी तेज हो चुकी है। इसको लेकर के बहस हो या फिर तैयारी, दोनों ही तेज है और खबर ये मिल रही है कि जो मानसून सत्र होगा उसमें केंद्र सरकार बिल लाने की पूरी कोशिश करेगी। और जल्दी संसद में यूसीसी को लेकर बैठक भी होने वाली है। तो कब ये बैठक होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में किस बात पर चर्चा होगी, सब कुछ जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। लॉ पर केंद्र का एक और जुनून, अब की बार एक देश एक कानून। कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहां पर इस पर डिस्कशन होगा। 3 जुलाई को आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। 3 जुलाई को यूसीसी पर संसद की अस्थायी समिति करेगी चर्चा। यूसीसी पर यह बयान बेहद अहम है, क्योंकि सुशील मोदी की ही अध्यक्षता में सोमवार को संसदीय कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। इस मुद्दे पर देश में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भोपाल में पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे पर न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि विपक्ष पर देश की जनता को डराने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद अब यूसीसी पर सभी दल अपने अपने पत्ते खोलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब उद्धव गुट भी सरकार के समर्थन में खड़ी दिख रही है, तो वहीं विरोध के सुर भी तेज हो रहे हैं। भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। कांग्रेस से इतर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार हमले कर रहे हैं। अपने ट्वीट में ओवैसी ने केंद्र से सवाल पूछा है। लिखा, सरकार दलित मुस्लिमों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण का विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी पिछड़े मुस्लिमों का आरक्षण देने का विरोध क्यों कर रही है? क्या वो इस सामाजिक अन्याय का दोष भी यूसीसी को देंगे? यूसीसी के मुद्दे पर विपक्षी दल केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरने की कवायद में जुट गए हैं, क्योंकि चंद महीने बाद चुनावी सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें राज्यों के साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं।
तो देखिए, राम मंदिर भी बन करके तैयार होने वाला है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपके मन में कई तरीके के सवाल होंगे कि आखिर इतना बड़ा मंदिर है, कौन सी मूर्तियां वहां पर लगेंगी, उसके नियम क्या होंगे, कितनी देर तक आप दर्शन कर सकेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज शाम 7 बजे आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव खबर और जानकारी देंगे, वो भी सीधे गर्भगृह से। धीरे धीरे वो घड़ी करीब आ रही है जब प्रभु श्री राम के भक्तों का सैकड़ों साल का सपना साकार होगा। रामलला अपने महल में विराजमान होंगे। भव्य राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, नव भारत आपको हर जानकारी देगा। पीएम मोदी अगले साल की शुरुआत में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं और उसी दिन से प्रभु श्री राम के भक्त अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर सकेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। नव भारत पर हर सवाल का जवाब मिलेगा। राम मंदिर में श्रद्धालु कितनी देर दर्शन कर सकेंगे, मंदिर में दर्शन को लेकर क्या नियमावली तैयार है, घर बैठे रामलला के दर्शन गर्भगृह से होंगे, क्या घर बैठे दर्शन के लिए कोई नई तकनीक का इस्तेमाल होगा, क्या राम मंदिर के गर्भगृह के लिए 3 मूर्तियां बनी हैं, गर्भगृह में पहली पूजा पीएम मोदी करेंगे या कोई और, राम मंदिर निर्माण के लिए फंड पूरा है या धन की कमी है। 31 दिसंबर 2023 को राम मंदिर गर्भगृह में क्या होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन दिसंबर 2023 में होगा या जनवरी 2024 में। टाइम्स नाउ नव भारत पर शाम 7 बजे गर्भगृह से स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। राम मंदिर साक्षात। दीपिका, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े का जो पहाड़ है दिल्ली में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के लिए और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि कूड़े के पहाड़ से दिल्ली वासियों को मुक्ति मिल रही है। लेकिन गाजियाबाद से जो खबर सामने आई है उसने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल गाजियाबाद में एमसीडी के कई ऐसे ट्रक हैं जिसे जब्त कर लिया गया। आखिर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया, क्यों इतनी ट्रकों को वहां पर रोक दिया गया, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डंप किया जा रहा था? क्या दिल्ली के कूड़े के पहाड़ कम करने के पीछे साजिश चल रही थी? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले इन ट्रकों को देखिए। ये ट्रक दिल्ली एमसीडी के हैं जिन्हें गाजियाबाद में जब्त किया गया है। आरोप है कि इन ट्रकों से कूड़ा दिल्ली से लाकर गाजियाबाद के मोर्चा में डंप किया जा रहा था। गाजियाबाद के मेयर ने औचक निरीक्षण किया तो मामले का पर्दाफाश हो गया। 9 ट्रकों को जब्त कर थाने भेज दिया गया है। फिर मुझे पता चला कि वो कूड़ा का कूड़ा भी डालता है। ये मैं पिछली बात बता रही हूँ। तो उसने ये कहा कि मेरी मर्जी, मेरी जगह मैं किसी का भी डालूं। ये स्थिति थी उसकी। मैंने कहा अच्छा मर्जी तो मैं बताऊंगी बाद में। मैं आज चेक करने के लिए गई दोबारा से। जब मैं चेक करने गई तो एक साइड बड़ी सी लेके उस पर मुझे पता कूड़ा चल रहा है, डल रहा है। मुझे किसी शादी में गई तो एक ने कंप्लेन करी थी, एक 20 फुट 25 फुट खोद के उसको कूड़ा डाल रही है। मैंने कहा तो जमीन जहरीली हो जाएगी। इसी बात बता रही हूँ। इस मामले में बाकायदा पुलिस के पास तहरीर दी गई है। गाजियाबाद के मेयर ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इस कूड़े को वापस गाजीपुर भेजा जाएगा। तो उस पर क्या करा इन्होंने बचाव के लिए? मैं चेक करने के लिए गई तो मैंने फिर जब चेक करके निकली तो मुझे पता चला एमसीडी के ट्रक आते हुए। मैंने एकदम तुरंत रोका और मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? इस फर्जीवाड़े में कई किरदार शामिल हो सकते हैं जिनका नाम जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक गड्ढे ने एक परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया। प्रशासन की लापरवाही और परिवार में मातम पसर गया। कैसे ये हादसा हुआ और उस हादसे के बाद अब क्या तस्वीर सामने आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। वो घर से निकला था कमाने, किसे पता था कि जा रहा जान गंवाने। आप इस तस्वीर को देखिए। ऑटो खड़ा है और ऑटो चालक गायब। वो कहीं गया नहीं बल्कि प्रशासन की गलती का शिकार बन गया। देखिए, जिस शख्स को पानी से भरे गड्ढे से निकाला जा रहा है अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो चला रहे थे
उन्हें उनका ध्यान नहीं दिया होगा, उनकी गाड़ी घुस गई गड्ढे में और वो बेहोश हो गए, मर गए। ये तस्वीरें हर्ष विहार इलाके की हैं। यहाँ निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास गड्ढा खुदा हुआ है, जहाँ बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। सड़क किनारे ही अजीत शर्मा अपना ऑटो चला रहा था। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से उसे गहराई की भनक नहीं लगी और गड्ढे में उसका ऑटो फंस गया। ऑटो निकालने की कोशिश में ड्राइवर गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब नाले वाले सब खुदे हुए हैं, यहाँ पे पूरे में पानी भरा रहता है, निकलने की जरा सी भी जगह नहीं है और पुलिस जो है अपना काम करके राजी नहीं है। रात को देखो तो यहाँ 11 बजे का सब चर्सी इसमें किए बैठे हो। यकीनन ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर वक्त पर गड्ढे वाले इलाके को घेर दिया जाता तो जान नहीं जाती। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अमरनाथ गुफा के लिए यहाँ पर पहला जत्था रवाना हो चुका है। कैसा माहौल था, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। श्रद्धालुओं का जोश हाई है, क्योंकि आज वो शुभ घड़ी आई है जब मन की मुराद पूरी होने वाली है। उम्मीदें अब भरोसे में बदलने लगी हैं कि बाबा बर्फानी का भव्य दर्शन होगा। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था पहलगाम से निकल चुका है। बता दें कि बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा अब पहले जैसी मुश्किल भरी नहीं होगी। शिव भक्तों को अब पतली पतली पगडंडियों से होकर गुफा तक नहीं जाना होगा। वो सुविधाजनक यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यानी पहले की तुलना में अब गुफा तक आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बार सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। बता दें कि पिछली बार अमरनाथ के दर्शन के लिए 3,60,000 श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचे थे। उम्मीद है कि इस बार 5 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और इसरो एक बार फिर से तैयार है और तैयारी जबरदस्त है। जी हाँ, इस बार पूरी कोशिश यही है कि चांद तक भारत की शान पहुंचा दी जाए। हम बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान 3 की, और इसको लेकर के क्या अपडेट इसरो की तरफ से आया है वो देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार खत्म हो गया है। करीब 3 साल के इंतजार के बाद स्पेसशिप चंद्रमा के लिए उड़ान भरने को तैयार है और उम्मीद है कि 13 जुलाई को चंद्रयान 3 को इसरो लॉन्च कर देगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान को GSLV MK3 से लॉन्च किया जाएगा। देश के इस सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 अगर इस बार चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 2 के बाद ही कर ली थी चंद्रयान 3 की तैयारी। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। भारत में पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन इसका लैंडर लैंडिंग नहीं कर सका। अब भारत चंद्रयान 3 से काफी उम्मीदें लगा रहा है। और चलिए बात करते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है वो ये कि रावतसर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई है और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रावतसर थाना क्षेत्र के पास नोहर रोड पर हुआ था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 कारों की बताई जा रही है कि आमने सामने की टक्कर हो गई। 3 लोगों की वहां मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रावतसर थाना क्षेत्र के पास नोहर रोड पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। रात्रि को 12:30 बजे में सूचना मिली कि रावतसर से नोहर रोड पर 3-4 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो गया। इस पर मौके में पहुंचा तो 2 HR नंबर की कार जो क्षतिग्रस्त में सड़कों के दोनों तरफ पड़ी हुई थी। राहगीरों ने बताया कि इसमें सवार थे, वो घायल होकर उनको अस्पताल पहुंचा दिया है। और इसी के साथ आज के लिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम फ्रेश एंड फास्ट।